नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को एनपीए और रिकॉर्ड घाटे की मार से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से मुलाकात की और सरकारी बैंकों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। इससे बैंक डूबते कर्ज की समस्या से उबर पाएंगे। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में बैंकों को इस वजह से 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अकेले पंजाब नेशनल बैंक को 5,367 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, जो देश के बैंकिंग इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घाटा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी और अगर और ज़रूरत पड़ी तो और पैसा भी दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करने पर ध्यान देगी। एनपीए से निपटने के लिए बैंक रणनीति बनाएंगे और उनमें ज़रूरी सुधार किए जाएंगे। पर साथ ही वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के परिचालन को काफ़ी अच्छा बताया और कहा कि सन 2015-16 में सरकारी बैंकों को 1,40,000 करोड़ का लाभांश हुआ। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव, पूर्व वाणिज्य एवं उद्योग सचिव अजय शंकर, जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, देना बैंक के पूर्व डायरेक्टर मुकेश मोहन गुप्ता और आर्थिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए देखते हैं कि वित्त मंत्री ने आखिर कहा क्या है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात की। इसमें बैंकों के डूबते कर्ज यानी एनपीए का मुद्दा छाया रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की माली हालत उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि बैंकों की पूंजी जरूरतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Empowering the banks itself to function in an environment where on commercially prudent considerations they can deal with the situation. The government is fully committed to supporting the banks in this regard. बैठक में स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, उद्योगों को कर्ज और बैंकिंग सेक्टर की प्रगति की समीक्षा भी की गई। The progress of schemes under the financial inclusion Stand Up India, Mudra, all these subjects were discussed. सरकारी बैंक घरेलू कर्ज की 70% जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में डूबते कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हरवीर सिंह, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपने अभी ये रिपोर्ट भी देखी कि जिसमें वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ मुलाकात की है और एक तरफ वो कहते हैं कि 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया बैंकों को, अब तक का सबसे बड़ा बैंक घाटा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये जो है हमारे लिए इसमें कुछ अच्छाई भी है, बैंकों ने अच्छा कामकाज किया है। आखिर पूरी सही सूरत हाल है क्या? क्या वाकई पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एक अलार्मिंग बेल है, या कि जैसा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है? असल में देखिए, वित्त मंत्री का जो बयान है वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि बैंकों को बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। इतने सारे जो एनपीएज हैं उससे उनके लड़ने के लिए तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके के बदलाव किए जाएं। और ये थोड़ा सा कवर अप टाइप का लगता है कि जो पिछले साल जैसे शुरुआत हुई थी इंद्रधनुष की योजना जो इन्होंने किया था शुरू, फिर इंद्रधनुष 2 की बात है, उसमें अब ये बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं, ऑटोनॉमी देने की बात है और साथ में ये कि किस तरीके से जो बैंकों के बैड एसेट्स हैं उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें जी। इसको कोई नकार नहीं सकता कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि डूबत कर्ज भी जिसे हम कह सकते हैं, उसको लेकर के हालात बहुत ख़राब हैं। और ये जो बैंक्स का मैनेजमेंट था वो बड़ी चालाकी से काम करता रहा, वो एक सेलिब्रिटी के तरीके से काम करते हैं हमारे जो बैंक चेयरमैन जो है अगर देखें तो उन्होंने एक तो इनको जो इनका परफॉर्मेंस बोनस वगैरह मिलता है, तो जो भी इस तरीके के जो बैड एसेट्स हैं उनके लिए लोग टाइमली प्रोविजनिंग ही नहीं करते थे। और अगर आप रिगार्ड उठा करके देखें, जो देश का सबसे बड़ा बैंक भी है एसबीआई, जब उसका चेयरमैन जाता है उसके अगले साल उसका प्रॉफिट एकदम घटता है, क्योंकि वो इतने सारे जो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा करके अपने खुद के इंडिविजुअल बेनिफिट्स भी लेते हैं, प्लस सरकार का जो इंटरवेंशन है
उसने इन बैंकों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब की है। ठीक है। हालांकि अब कह रहे हैं ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो भी सरकार के अपने जो स्कीम्स कुछ भी है वो सारी चीज़ें सरकारी बैंकों के ऊपर ला दी जाती मैं है और आता हूं आपके इवन पास। अपॉइंटमेंट में काफ़ी सारा इंटरवेंशन होता है, जिसके चलते जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैंक्स का होता है उसको लेकर के दिक्कतें पब्लिक सेक्टर बैंकों में रही हैं। जी, हमारे साथ सीएम वासुदेव साहब भी हैं। आप वित्त सचिव रह चुके हैं। सीएम वासुदेव साहब, आप इस संकट को किस तरह से देखते हैं जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए का ये घाटा। हम शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। अजय शंकर जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? ऐसा है कि जब हमारी आर्थिक व्यवस्था में जी जब एक थोड़ा सा डाउनटर्न हुआ या गिरावट आई 2011 में, तो तब से ही ये स्पष्ट हो रहा था कुछ लोगों को कि बैंकों को कष्ट होगा आने वाले वर्षों में, क्योंकि उसके पहले हमारी विकास की गति काफ़ी तेज़ थी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पीपीपी के माध्यम से जी निजी क्षेत्र से बहुत बड़ा पूंजी निवेश करवाया या हुआ, सड़कों में, पावर प्लांट्स में। और जब ये गिरावट आई इकोनॉमी में या रियल एस्टेट में भी, तो ये स्पष्ट हो रहा था कि आने वाले वर्षों में बैंकों को कष्ट होगा। लेकिन ऐसे मसलों में ऐसा होता है अक्सर कि जब तक समस्या बिल्कुल आपके सर पास से नहीं ज़्यादा। आती है, पानी सर तक पहुंचने लगता है, उसके पहले बड़े फैसलों को करने में दिक्कत होती है। ठीक। संतोष मल्होत्रा साहब, ये जो कहा जा रहा है, पिछले 2 साल से हम लगातार सुन रहे हैं, वित्त मंत्री ने कई बार बैंकों के जो प्रमुख हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनसे मुलाकात की है। अभी उन्होंने ये कहा कि इट्स मेनली ड्यू टू हायर प्रोविजनिंग फॉर बैड लोन्स। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो सूरत हाल क्या है और ये कितनी अलार्मिंग है आपकी नज़र में? देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उनको जब लोन्स बैड होने लगते हैं तो टेक्निकल राइट ऑफ उन्हें करना पड़ता है जी। उसको वो कहते हैं कोट अनकोट टेक्निकल राइट ऑफ, टेक्निकल राइट। और फिर उसका डिफेंस ये करते हैं बैंक्स कि देखिए ये सिर्फ टेक्निकल राइट ऑफ है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि हम लोन रिकवरी पे तो हम काम करते ही रहेंगे जी। ये ना समझिए कि ये डूब गया पैसा, सर भारत का, देश का पैसा, आपका टैक्स पेयर मनी डूब गया, ऐसा नहीं है। हम रिकवरी करते, मगर वो रिकवरी होते होते भगवान ही जानता है कि कब होगा। ये गाइडलाइंस को फॉलो एक तो करते हैं, तो इसलिए कहना उनके लिए आवश्यक है। दिक्कत वहाँ आती है कि आपने टेक्निकल राइट ऑफ तो कर दिया जी, मगर उसके बाद फिर आप बैंक्स दम तोड़ रहे हैं इस ढंग से कि क्रेडिट तो बढ़ नहीं रहा, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? जी। पिछले 2 साल से ग्रोथ क्यों कम है बैंक को? विकास दर में? मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं विकास देश में सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा हूँ, जीडीपी की बात कर रहा हूँ। वो तो अब कह रहे हैं वित्त मंत्री 7.9 हो अरे रही है। 7.9 तो पिछले क्वार्टर में हुई, 7.6 पिछले साल हुई, मगर देखिए ये कंजम्पशन की वजह से हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं हो रही है। ठीक है। पहले जब ग्रोथ रेट बढ़ रही थी तब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बैंकों की स्थिति वो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आप चाहे जो कुछ बातें कर लें, मुद्दा ये है कि निवेश नहीं हो रहा। निवेश सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा कि मतलब माहौल बुला है, और इस नजर से बैंकिंग सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। दो पहलू हैं उसके। जी, मुकेश मोहन गुप्ता साहब, आप बैंक से जुड़े रहे हैं, देना बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। जो आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत बताई जा रही है, जी किस रूप में देखते हैं आप? नहीं सर, देखिए चुनौतियां हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए वित्त मंत्री सभी बैंकों के जो मुखिया हैं, हेड्स हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। चुनौती है जरूर है, लेकिन शायद थोड़ा सा मुझे इसमें ये लगता है कि ये चुनौतियां केवल सरकारी बैंक के पास नहीं है, के लिए नहीं है, ये प्राइवेट बैंक के लिए भी चुनौतियां हैं। चुनौतियां देखिए इस टाइम जो अगर मैं देखूं एज ए बैंकर, तो मुझे लगता है 2 बड़ी मुख्य चुनौती है। पहली चुनौती है कैपिटल की। बैंकों के पास जैसे बात हुई कि भाई ग्रोथ कैसे होगी, हमारा क्रेडिट कैसे बढ़ेगा। अगर पहली बात तो हमारा है कि इकोनॉमी थोड़ी ओवरऑल ग्लोबली थोड़ी प्रॉब्लम में है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी डाउन जा रहे हैं, तो क्रेडिट की डिमांड नहीं है। लेकिन अगर डिमांड क्रिएट भी करी जाए तो क्या बैंकों के पास, हमारे बैंकों के पास उतना कैपिटल है कि वो
पूरी तरह से उनको फंड कर सकें। तो ये पहली समस्या है जो मैं समझता हूँ कि खास तौर से जो सरकारी बैंक है उनके सामने समस्या है। दूसरी समस्या जो है वो एनपीए की समस्या है, जिसके लिए हम सब शायद बात कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो एनपीए की समस्या है वो जितनी सरकारी बैंकों के पास सामने है, उतनी ही वो समस्या शायद वो प्राइवेट बैंकों के सामने भी है। प्राइवेट बैंकों के सामने शायद वो समस्या थोड़े दिन बाद आएगी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट आप देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का है या और जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो कंसोर्शियम बना तो उसमें सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बोरोवर है वो सरकारी बैंकों को तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है और प्राइवेट बैंकों को पैसे दे रहा है। तो ये चुनौती ज़रूर है, थोड़ी बड़ी है इस समय, लेकिन जैसे कि रिफॉर्म्स बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे बैंक ब्यूरो बोर्ड बनाया, वो शायद बहुत सारे नए ये बात हुई कि जो मुखिया हैं बैंकों के, उन्होंने शायद कुछ मनमाने ढंग से कुछ डिसीजन लिए। तो अभी जो उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। फिर इंद्रधनुष की बात है, इंद्रधनुष में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन की बात है तो उसमें भी अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 25,000 करोड़ तो हम देंगे, और अगर और ज़रूरत हुई तो और ज़्यादा भी बैंकों को हम देंगे। चुनौती है, लेकिन उससे निपटने के लिए शायद पर्याप्त उपाय और जो समाधान है वो भी ढूंढने की कोशिश सरकार कर रही है। मैं आता हूं आपके पास में। हरवीर जी, अभी आपने सुना पैनल को और आपने ख़ुद भी बताया, लेकिन वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब हम 25,000 करोड़ रुपया देंगे बैंकों को। हालांकि ये उन्होंने बजट में ही प्लेज किया था, और उसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम देंगे। तो एक तरफ तो 18,000 करोड़ रुपए का घाटा, लेकिन वित्त मंत्री कह रहे हैं हम 25,000 करोड़ देंगे। उसके ऊपर भी अगर ज़रूरत हुई तो क्या वाकई इसकी ज़रूरत है, और क्या इससे सूरत हाल ठीक हो सकती है? देखिए, जो नए बेसल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से बैंकों को कम से कम 3 लाख करोड़ के रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत हमारे सरकारी बैंकों को है। ये जो 25,000 करोड़ है, ये 3 कुछ लाख भी करोड़ नहीं है। बिल्कुल जी। और जो क्योंकि इनकी जो लैंडिंग जो क्षमता बढ़ेगी उसके बाद ही बढ़ेगी। और हमारे तमाम सारे बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उसमें या तो कंसोलिडेशन का दौर चलेगा, अब तो बात होने ही लगी है। अब सरकार कह ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बैंक चाहिए, सारे बैंकों को मर्ज कर दो। और जिस तरीके से बैंकों का घाटा बढ़ रहा है, इवन सरकारी बैंकों का भी, तो वो सस्टेन कैसे करेंगे? हरवीर जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ सीएम वासुदेव साहब जुड़ गए हैं, देश के पूर्व वित्त सचिव हैं। सीएम वासुदेव साहब, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के सामने एक संकट है, और कहा जा रहा है कि 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है पिछले वित्त वर्ष में, और इसको लेकर के वित्त मंत्री काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने बैंक के जो प्रमुख हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और कहा है कि 25,000 करोड़ रुपया देंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरत हुई तो वो भी देंगे। आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, और आपकी नज़र में इसका हल क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बैंक कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है 25,000 करोड़, और वास्तव में उससे कहीं अधिक मात्रा में कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो बैंकों के लॉसेस हो रहे हैं, जो एनपीएस बढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, या जो राइट ऑफ कर रहे हैं, उससे जो बैंक का कैपिटल है वो इरोड हो रहा है। तो ये इरोजन की वजह से भी इनका जो कैपिटल कम होना, और दूसरा जो बासेल के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 12% इनको कैपिटल एडिक्वेसी चाहिए, और वो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये दोनों चुनौतियाँ हैं जिसके लिए सरकार को इतनी ज़्यादा भरपाई करनी पड़ रही है। और ये सरकार के लिए भरपाई करना कहाँ तक मुनासिब है, ये सोचने की बात है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है उसके और कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव ऑल्टरनेट यूसेस हैं। तो सरकार का ये जो 51% के ऊपर जोर है कि सरकारी बैंकों में सरकार की इक्विटी इतनी होनी चाहिए, उसकी वजह से जो बैंक मार्केट से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को एक तो ये 51% से कम लाने के ऊपर थोड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है जी, ताकि सरकारी खजाने के ऊपर हर साल बैंक लॉसेस का बोझ ना पड़ता जाए, जो मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में और अनसस्टेनेबल हो जाएगा। दूसरी बात ये समझने वाली है कि जो सरकार सोच रही है कि हम बैंकों का जो मर्जर करा देंगे, जो बेटर परफॉर्मिंग बैंक हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है उनको उनके साथ मर्ज कर देंगे जिनके पास कैपिटल कम है, ताकि जॉइंट जो कंसोलिडेटेड बैंक होगा उसका कैपिटल एडिक्वेसी बेटर हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब उपाय नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये है कि सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है जी। मर्जर से लाभ होता है कि जब बैंकों के ब्रांचेस का आप रैशनलाइजेशन कर सकें,
कुछ स्टाफ का रैशनलाइजेशन कर सकें, जी। वो सरकारी तंत्र में संभव नहीं है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब मैं वित्त विभाग में था तो एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक से। वो भी इसी किस्म के कारणों से किया गया था और कई सालों तक 7, 8, 10 साल तक उनके जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, यूनियन प्रॉब्लम्स, सीनियरिटी प्रॉब्लम्स इतने चलते रहे कि जो सीनियर मैनेजमेंट था बैंक का, उसका आधे से ज़्यादा समय इन समस्याओं को सुलझाने में ही होता है। ठीक। तो जब तक कोई आपको मर्जर से बेनिफिट ना मिले, कोई प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट ना मिले, तब तक मर्जर करने से आप मैनेजमेंट का टाइम ही बर्बाद करेंगे। जी, आप वासुदेव साहब रहिए, मैं आता हूं आपके पास। मर्जर करना कि एक बैंक के पास कैपिटल ज़्यादा है, तो ये बहुत मुनासिब मेरे हिसाब से रास्ता नहीं है। जी। तो एकमात्र उपाय मेरे हिसाब से यह है कि इन बैंकों को सक्षम बनाया जाए कि मार्केट से पैसा अपना कैपिटल रेज कर सके। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में, आप बने रहें हमारे साथ। जी जी, मैं आता हूं वासुदेव जी आपके पास। अजय शंकर जी, अभी जो कह रहे हैं सीएम वासुदेव साहब, आप इससे कितना सहमत हैं और आपकी नज़र में और क्या रणनीति बनाई जा सकती है जिसकी तरफ वित्त मंत्री ने इशारा किया? जो वासुदेव साहब ने कहा है उससे तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ जी, क्योंकि भारतवर्ष में पब्लिक सेक्टर में मर्जर काम नहीं करता है, क्योंकि यूनियंस की समस्याएं होती हैं, सीनियरिटी की समस्याएं होती हैं, और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर का उदाहरण हमारे सामने है। जहाँ तक कैपिटलाइजेशन का सवाल है, ये बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, क्योंकि कैपिटलाइजेशन कम होने से जो हमारी आर्थिक विकास की क्षमता है वो कम हो जाती है। अब ये राजनीतिक प्रश्न है कि इक्विटी सरकार की 51% कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर 51% बनाए भी रखना है तो और रास्ते निकल सकते हैं, जिसका संकेत अभी कुछ पिछले दिनों में मिला है जी, कि एक ये नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है और उसमें कई हज़ार करोड़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ज़्यादा डिविडेंड लेके उसमें डाला जा सकता है और उससे इन बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन हो सकता है। लेकिन जो दूसरी और दिशा मैंने इशारा किया था पहले, वो ये है जी, कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं सेक्टर्स में, रोड सेक्टर में, सड़कों में, पावर प्लांट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ की पीपीपी का मॉडल में कुछ मान्यताएं थी जो कि पिछले कुछ वर्षों में जी, वास्तविक स्थिति उससे बहुत फ़र्क रही है, ठीक, जिससे इनकी वायबिलिटी समाप्त हो गई है। तो उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान दे के कुछ सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा और उसके बिना ये हर साल ये घाटा आता रहेगा। दूसरा ये है कि कहीं कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जैसे यूएसए में हुआ कि जब जनरल मोटर्स में घाटा बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने एक तरीके से उसको नेशनलाइज किया और फिर दोबारा प्राइवेटाइज किया। तो एक आध बड़े ग्रुप्स की ओर हमें इस तरफ से सोचना चाहिए। जैसे अगर किंगफिशर के साथ ऐसा किया जाता जी, तो शायद ये जितने हज़ार करोड़ का घाटा हो रहा है बैंकों का, वो ना उससे होता, शायद कम होता। प्रोफेसर संतोष मेहता साहब, ये जो बात कही जा रही है कि बैंकों का मर्जर, इसकी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ बैंकों को स्टेट बैंक में मर्ज किया जा रहा है और अभी वासुदेव साहब भी उसका उदाहरण दे रहे थे। एक तो ये, और इसके अलावा जो दूसरा कह रहे हैं वित्त मंत्री के साहब, ये जो बैंकरप्सी कानून है इसको हम जल्द लागू करेंगे, इसके साथ साथ डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्टर्स देश छोड़ के भी जा रहे हैं और पैसा भी बैंकों का ख़राब हो रहा है। तो आखिर आपकी नज़र में इसके लिए क्या तरीक़ा होना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि डिफ़ॉल्टर देश छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसे लोग गिनती में बहुत कम हैं और उनका जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जो बहुत बड़ा आसामी है वो यहीं बैठा हुआ और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे हावी है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हावी ही है जी, क्योंकि बिग लोन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक, अ बिग लोन इज़ हार्डली एवर अ प्रॉब्लम फॉर द बोरोअर। तो इस स्थिति में तरीका कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि एक तो बैंक के स्टाफ की प्रोफेशनल कैपेसिटी टू मॉनिटर अ प्रोजेक्ट, मॉनिटर नहीं, एग्जामिन अ प्रोजेक्ट, और उसको कि मतलब ये कायदे का प्रोजेक्ट है कि नहीं, और इसमें जो एक्विटी और डेट का रेशो है वो सही है कि नहीं। क्योंकि होता ये है कि बड़े बड़े आसामी जो हैं हमारे कॉर्पोरेट्स, वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऐसे करते हैं और उसका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऐसे करते हैं कि उनका अपना स्वयं का पैसा कम लगे और बैंक से लोन ज़्यादा मिल जाए। जी, जब
इस स्थिति में बैंक लोन ज्यादा दे देता है और बैंक का स्टाफ उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन करके तब लोन नहीं देता, तो आपके ये स्थिति बननी आवश्यक है, ठीक, लाजमी है जी। तो ये प्रोफेशनल कैपेसिटी बढ़ानी और अंकुश लगाना प्राइवेट कॉर्पोरेट्स पे बहुत जरूरी है। इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है सरकार मुकेश जी, को। मेरे पास वक्त कम है, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी के आप इस समस्या का जो समाधान अभी कहा गया है, इसके अलावा क्या आप सोचते हैं? कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। जो स्टाफ में एचआर की जो प्रॉब्लम जो बात हो रही है कि कंसोलिडेशन की बात आएगी, वो भी अभी क्या है कि डिसीजन मेकिंग बैंकों में बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम है अभी। नोबडी वांट्स टू टेक एनी डिसीजन। उनको लगता है कि जैसे हेयर कट की बात हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, बट हेयर कट में भी कितना हेयर कट कौन बैंक ले पाएंगे, उसके बाद हेयर कट लेने के बाद उनके ऊपर सीवीसी या सीबीआई या इनका कितना डर रहेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है एक चुनौती की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी तो बात हो रही है कि जो बड़े बोरोवर्स हैं उनको भी हमने एनपीए किया है, जो EQR जो रिजर्व बैंक ने कहा। अभी क्या होगा, जब ये एनपीए बड़े बोरोवर्स हो जाएंगे तो उनको तो कोई नोबडी विल टच देम, इनफैक्ट उनका तो कोई रिहेबिलिटेशन बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बायर भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो समस्या आएगी वो जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, वो जो बड़े बोरोवर्स हैं वो उनका पेमेंट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब वो बैंक का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनका पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद ये समस्या और बड़ी होने वाली है कि जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं और स्मॉल स्केल है, वो भी 90 डेज में शायद वो भी उनको भी डिफॉल्ट ना करने की ज़रूरत ना पड़ जाए। CM वासुदेव साहब, मैं बिल्कुल इस चर्चा के अंतिम चरण में है हम लोग। आपकी आखिरी टिप्पणी के क्या तात्कालिक तौर पे कदम उठाए जाने चाहिए, क्या इमीडिएट मूव्स होने चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए आपकी नज़र में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बैंकों में निर्णय करने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है। ये एक नहीं, इसकी ये वजह नहीं है कि बैंक में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बैंक के जो सीनियर अधिकारी हैं उनमें जानकारी बैंकिंग सिस्टम की कम है, ये कतई नहीं। काफ़ी जानकार लोग हैं बैंकिंग सेक्टर में, मगर सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो निर्णय लें तो अब कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अब सरकार उनका काम मॉनिटर करती है, रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर तो रेगुलेट करता ही है। अब एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बन गया है, वो भी उनका काम मॉनिटर करेगा। जी। तो इतने ज़्यादा मॉनिटर होते चले जा रहे हैं, और कोई अगर इंटेंशनली कोई गलत निर्णय ना ले, अगर कोई जेन्युइन भी कोई ऐसा निर्णय हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। सीबीआई की जांच, सीवीसी की जांच और इस किस्म के मसले, ये सारी सरकारी तंत्र के अंदर बैंकों के काम करने में समस्याएं हैं। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से compete नहीं कर सकते हैं। क्या वजह है कि आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, उनके वो भी उसी माहौल में काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जो नेट NPA है 1% से कम है। क्या वजह है कि सरकारी बैंकों का 8-9% तक कई बैंकों में चला गया है? वजह यही है कि वो जो प्राइवेट बैंक हैं वो समय से निर्णय ले लेते हैं, समय से अकाउंट सेटल कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, जितना मिलता है उतना ले लेते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तो सरकारी तंत्र में अगर कोई अधिकारी इस किस्म का सेटलमेंट करे या राइट ऑफ करे तो उसके ऊपर CBI बन जाएगी। तो ये बहुत समस्या है सरकारी तंत्र के। इसको सरकार को मैं समझता हूँ जब तक ये सोचेंगे नहीं, इन बैंकों को किसी तरह बोर्ड रन कंपनीज बनाया जाए। ये जो क्रीचर्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट है, सारी सरकार की ताकत उससे आती है। तो एक प्राइमरी जो सोल्यूशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि इन बैंकों को क्रीचर्स ऑफ कंपनी लॉ बना देना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट बैंक है। और जितनी सरकार के ऊपर दखल करने की पावर है वो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट से आती है। उस एक्ट को रिपील करके इनको एक कंपनीज बनाया जाए और जेन्युइन बोर्ड रन कंपनी बनाया जाए, तब तो इसमें कुछ आगे चल के सुझाव हो जाएगा। नहीं तो ये हर 3-4 साल में, 5 साल में हम इस समस्या का डिस्कशन करते रहेंगे। बैंक रिकैपिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती रहेगी, सरकारी खजाने पे बोझ पड़ता रहेगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये लिपापोती से काम चलने वाला नहीं है। सरकार को बाइटिंग द बुलेट करना होगा और एक बेसिक सोल्यूशन से शुरू करना होगा कि इन बैंकों को बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट का जो जकड़ है उससे मुक्त करके कंपनी लॉ की कंपनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया CM वासुदेव साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही अजय शंकर जी आपका, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब आपका, मुकेश मोहन गुप्ता साहब और हरवीर जी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वित्त मंत्री ने जो चिंता व्यक्त की है और सरकार ने जिन कदमों की बात की है, जो रणनीति बनाने की बात की है, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और सरकारी बैंकों पर ये जो कर्ज का और घाटे का अंबार लदता जा रहा है वो कम होगा।
इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।